नमस्कार, आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ की आवाज़ न्यूज़ चैनल। आज कई चर्चा करेंगे हम और कई मुद्दों पर बात करेंगे। और सबसे पहले जो मुद्दा इस समय देश में छाया हुआ है कि प्रधानमंत्री का एक बयान आया था, एक अपील की थी कि वो 1 साल तक जो है सोना ना खरीदे पब्लिक। और आज हमारे साथ में हैं बहादुरगढ़ ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रधान दीपक कुमार जी, उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार दीपक जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं बहादुरगढ़ की आवाज़ के सभी दर्शकों को अपनी नमस्कार देता हूँ, राम राम देता हूँ। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की थी कि भाई कोई भी सोना ना खरीदे, उससे क्या आप समझते हैं? मैं सबसे पहले तो एक हमारी शहर की बहादुरगढ़ की जो जनता है उसकी एक बड़ी संस्था का प्रधान होने के नाते मेरे लिए तो एक ये पहले बिखराव की स्थिति है। हम जो ज्वेलर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, वो पहले से ही इस मंदे के दौर से वैसे ही गुजर रहे हैं। महीनों के काम बहुत मंदे गुजरते हैं। फिर कभी जीएसटी स्लैब का बढ़ना, कभी हॉलमार्किंग के लिए कुछ नए स्लैब लगाना, तो परेशानी तो हम काफ़ी सालों से झेल रहे हैं। फिर भी हम हर काम हम करने के लिए गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, तैयार हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी हमारी तरफ भाई कितना भी सख्त कानून बना रहे हैं, हम उसका पालन बहुत नियति से करते हैं। लेकिन लोगों से ये अपील करना कि 1 साल तक सोना न खरीदो, तो थोड़ा सा विचारणीय सवाल ये है कि हमारे पास से कोई 1 साल तक सोना नहीं खरीदेगा तो हमारे लिए आपने क्या विकल्प क्या रखा ज्वेलर्स के लिए? कम से कम 2 करोड़ लोग हमारे धंधे से जुड़े हुए हैं। कोई पॉलिश वाला है, कोई कटिंग वाला है, कोई सिलाई वाला है, कोई कारीगर है, कोई हॉलमार्किंग से जुड़ा हुआ है, कोई ट्रांसपोर्टर है, कोई सेल्समैन है। तो कम से कम 2 करोड़, इस देश के 2 करोड़ लोग हमारे ज्वेलरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, आप ठीक अच्छी बात है, कई बार स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है किसी भी देश में कि भाई आर्थिक स्थिति संभालने के लिए ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन डायरेक्ट ये बोल देना कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप 1 साल तक सोना ना खरीदो, तो आप उन 2 करोड़ लोगों के घरों के बारे में तो थोड़े से आप उनका विचार करते ना। या तो हमारे को आप एक विकल्प बता दो कि भाई आप लोगों के सामने आप ये काम धंधा भी थोड़ा सा डाउन रखें, मैं अपना ये विकल्प रखता हूँ कि आप ये विकल्प अपनाएं। या फिर जैसे किसानों के साथ जो गवर्नमेंट ने किया है आज तक, मैं किसानों को ये नुकसान हो गया या ये फसल ख़राब होगी तो उनको लाभ दिया, किसानों को पेंशन दिए हैं, किसानों को एक जीवन यापन के लिए एक भत्ता देती है सरकार हर साल, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देती है। तो हमारे ज्वेलर्स को भाइयों के लिए आप क्या विकल्प चुनेंगे इसमें से? या तो हमारे लिए पेंशन निर्धारित की जाए, या हमारे को ऐसा कोई बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, या हमारे लाभ का कम से कम 10% जो है वो दिया जाए। तो फिर भी हम थोड़ा सा विचार कर सकते हैं इस बात पर। लेकिन ये बात कह देना, और मैं इसमें मेरा निजी विचार ये है, देखो वहाँ इम्पोर्ट तो शराब भी होती है, बहुत महंगी शराब भी इम्पोर्ट होती है विदेश से। क्या मेरा निजी व्यक्तिगत विचार है कि क्या प्रधानमंत्री जी को ये बयान भी देना चाहिए कि आप महंगी शराबों को ना छुएं, बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे महंगी शराबों से। उससे हमारे जो डॉलर नीति को नुकसान होता है, हमारा रुपया गिरता है, वो भी तो डॉलर में आती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हम बहुत लोग मानते हैं, बहुत फॉलो करते हैं। हमारे ज्वेलर्स भाई ने हमेशा साथ दिया है, तो हमारे बारे में ज़रूर विचार किया जाए। इससे ज्वेलर्स जिन्होंने शोरूम कर रखे हैं, दुकानें हैं बड़ी बड़ी, तो उनको क्या नुकसान होगा इससे? देखो, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती है। वो कड़ी चाहे आप हवाई जहाज़ में बैठ जाओ या रिक्शा में बैठ जाओ, एक कड़ी दूसरी कड़ी से तभी जुड़ती है जब आप मेहनत करके चलते हैं। और मेहनत से जो बड़े ज्वेलर्स हैं वो छोटे से ही बड़े बने हैं। तो जो नुकसान छोटों ने झेलना है वो आने वाले समय में बड़े में झेलना है। हो सकता है बड़े जो दुकानदार है वो थोड़ा सर्वाइव कर जाएं फिलहाल के मौसम में, लेकिन आने वाले समय में सबके लिए है ना वो मुश्किल का समय रहेगा। हर व्यक्ति को इसके लिए नुकसान झेलना पड़ेगा। हर व्यक्तिगत जीवन यापन के लिए हमारे परिवारों को बहुत दिक्कतें पैदा होने वाली हैं। ये एक परिवार का मुद्दा नहीं है, बताइए 2 करोड़ लोगों का भी मुद्दा रहा है। इससे जनता को क्या फ़र्क पड़ेगा? आप अगर नुकसान झेलती है तो इससे भी जनता को भी नुकसान होगा। देखो मैं बगैर उसके तो शादी वगैरह होती ही नहीं है। हमारे हरियाणा के अध्यक्ष जो हैं पवन वर्मा जी हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्मीर सिंह राजपूत जी, उन्होंने भी कल बयान जारी किया।
तो ये उनका भी बयान मैं फॉलो कर रहा हूँ, उनके बयान को भी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे अपील करना अलग विषय है, प्रधानमंत्री जी ने अपील की, जनता की कोई भी आवाज़ हो, जब तक जनता को, आम जनता को नुकसान नहीं होता और जब तक फ़ायदा नहीं होता तो जनता उस बात को कभी फॉलो नहीं करती है, बात ध्यान रखना। प्रधानमंत्री जी की ये अपील है, ना कि ये कोई, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आज रात 8 बजे से नोट बंद हो जाएंगे, ये कोई सरकारी कानून नहीं बना है, ये सिर्फ अपील है। तो अपील देखो, आर्थिक संकट में अपील पुरानी सरकारों ने भी की है, वही ध्यान रखना चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन बाकी व्यवसाय को ध्यान रखना चाहिए। मुझे पूरा मुझे कॉन्फिडेंस है इस बात पर कि आम पब्लिक जो शादियां हैं और बच्चे वगैरह में सामान देना लेना और शादी ब्याह में, तो लोग रूटीन में सामान खरीदेंगे, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अपील मानेंगे लोग? नहीं, मुझे नहीं लगता। सामान लेन देन करते हैं तो उनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास अगर 10,000 रुपये एक्सेस होती हैं तो औरतों की सबसे कीमती फेवरेट चीज़ होती है वो सोना ही होती है। तो मैं सभी महिलाओं से अपील करूंगा, देखो ये सोना लेना न छोड़े, और आप हमारे साथ खड़े रहोगे तो हम जीवन भर आपके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। और आपने हमसे 1 रुपया भी लिया है तो आज आपको 10 रुपये रिटर्न मिल रहे हैं उसका, तो ये लाभ ज़रूर लेते रहना। जब ये आपने सुना कि जिस तरह से अपील कर रहे हैं तो उस समय आपको क्या लगा कि देखो हमारे व्यवसाय से जुड़ी कोई बात है और मैं एक शहर में एक संस्था का प्रधान हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी ऐसा व्यक्तिगत ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट ऐसी अपील नहीं करनी चाहिए। तो लोग देखो, पेट्रोल डीजल ठीक है, ये बात तो ठीक है भाई, कारपूलिंग ना कहा कि ये डीजल अगर पेट्रोल बचाना है तो आप कम से कम, देखो ठीक है, ये बात भी, एक आदमी एक गाड़ी में जा रहा है, 4 लोग जाएं, अच्छी बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट एक व्यवसाय को ये कह देना कि आप सोना ना खरीदें, तो प्लीज़ ऐसा देखो, हम बिल्कुल विचारधारा के फॉलो हैं। हम प्रधानमंत्री के जो आज देश जिस मोड़ पे पहुंचा है हम उसके ऋणी भी रहेंगे, लेकिन इन 2 करोड़ लोगों के जीवन यापन का आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। इन दिनों बहादुरगढ़ में सफाई व्यवस्था जो है चरमराई हुई है, सफाई आलम जो है बिगड़ा हुआ है, जगह जगह कूड़े के ढेर और गंदगी और उसमें बदबू। तो किस तरह से आप इसको देख रहे हैं शहर की सफाई व्यवस्था को? मैंने आपको फिर से कहा, देखो ये सवाल तो खैर राजनीतिक है, मैं तो एक ज्वेलर्स एसोसिएशन का प्रधान हूँ, फिर भी मैं आपको एक अपनी व्यक्तिगत राय देता हूँ। 4 साल हो गए हमारी चेयरमैन साहिबा को बने हुए और हमारे पार्षद भाइयों को बने हुए। 4 साल में क्या दिक्कत है कि हम हर 6 महीने के बाद सफाई कर्मचारियों को हड़ताल फेस कर रहे हैं? ऐसा क्या माहौल बन गया है कि हर 6 महीने में हमारा शहर कूड़े का ढेर बन जाता है? क्या हमारे चेयरमैन साहिबा ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि सफाई कर्मचारियों की दिक्कतें क्या हैं, उनकी जड़ पकड़ने की कोशिश नहीं की? क्या पार्षद भाइयों ने कभी नहीं पूछना चाहा कि भाई हर 6 महीने में हड़ताल, इसका विषय क्या है कि आप तो हड़ताल पे चले जाते हो, लोग पार्षदों को कहेंगे, चेयरमैन को कहेंगे, लेकिन आप पब्लिक की परेशानी को कौन समझेगा? तो सबसे जो जड़ है वो हमारी चेयरमैन साहिबा को पकड़नी पड़ेगी। और ये ऐसा हाल तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैं तो सुशासन का प्रतीक मान रहा था भाजपा सरकार को, लेकिन ये जो दिक्कतें हैं, जो हर 6 महीने में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, ये आपकी बिल्कुल प्रशासन की और आपकी चेयरमैन साहिबा की और हमारे पार्षदों की बिल्कुल हल्कापन महसूस करवाता है। अब की बार उन्होंने ठान लिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी वो हड़ताल पर बने रहेंगे। सबका समर्थन मिल रहा है, हर एक राजनेताओं का। इस पे आपकी क्या राय है? क्या देखो, समर्थन, राजनेता का समर्थन मिलता है। देखो, राजनीतिक लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकना उनका काम है। वो उनको देखो, विपक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष के साथ साथ विपक्ष होना भी ज़रूरी है। चलो, वो तो उनका काम है, राजनेताओं को समर्थन देना, ये देना, वो देना। लेकिन मैं मूल जड़ की बात बता रहा हूँ। हर 6 महीने में हड़ताल होना ये आपकी कमज़ोरी को दर्शाता है, प्रशासन की कमज़ोरी को दर्शाता है। आप उनकी जड़ को पकड़िए ना, ऐसा नहीं होता। आप उनको लिख के ले लीजिए, ये आपकी मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन आप आने वाले 2 साल में ऐसी कोई अवैध मांग लेके यहाँ खड़े नहीं होंगे, वैध या अवैध, कि आपकी कोई 2 साल बाद आप फिर 6 महीने बाद, ऐसा नहीं होगा। आप उनसे लिख के प्रमाणित में लीजिए। आपको देखो, शहर के चेयरमैन का बहुत बड़ा ओहदा होता है, तो सफाई कर्मचारियों की बात सुन के और आप उनकी बातों को मान के, लेकिन निकट भविष्य में आप उनको ये भी चेतावनी दे सकते हैं कि कोई मांग के लिए आप कोई प्रोटेस्ट नहीं करोगे। इसके लिए आपको शहर की सफाई सबसे ज़रूरी काम है, वो करना ही पड़ेगा। दीपक जी, इसमें सरकार और कर्मचारी की लड़ाई है, इसमें बीच में पब्लिक आ गई है, इसमें पब्लिक का क्या कसूर है? देखो, ये मानने वाली बात जो मैं आपको असल में जो बात मैं बताता हूँ, सरकार और कर्मचारी दोनों जनता की कमाई पे पड़ते हैं। हमारी सरकार भी जनता की कमाई पे चलती है, कर्मचारी को तनख्वाह भी जनता की कमाई पे मिलती है। तो पिस तो
दोनों नहीं, हम ही पीस रहे हैं, करने वाले भी हम। पूछ रहा हूँ आम जनता का क्या इसमें कसूर है? देखो कसूर में यही तो मैं बता रहा हूँ, पैसे हम देने वाले, लेकिन मजे या भाई सरकार उसके अपना राज कर रही है, कर्मचारी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ दोबारा से, सरकार को उनकी बातें सुन के मान लेनी चाहिए, और निकट भविष्य में कोई भी गतिरोध ना उत्पन्न करने के लिए, सफाई में कोई गतिरोध हो उसके लिए आश्वासन इनसे लिखित में ले लेना चाहिए कि कोई भविष्य में कोई हड़ताल नहीं करेंगे। शहर की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था तो बिगड़ी हुई है, और इसमें सुरक्षा जो की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, तो इसमें सुरक्षा भी जो है कहीं ना कहीं चूक लगता है। प्रतिदिन किसी ना किसी के पास फ़ोन आ जाते हैं, तो क्या कुछ कहना है इस बारे में? देखो मैं तो हमारे कमिश्नर साहिबा और हमारे डीसीपी साहब का बहुत इस मामले में वो देखो बहुत संज्ञान लेते हैं। मैं खासकर ज्वेलर्स भाइयों के नियत पे एक बात बताता हूँ कि हमारे साथ जितनी भी घटनाएं हुई उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपनी कार्रवाई की है। ये जो समस्याएं हैं ये पूरे हरियाणा में नहीं, पूरी इंडिया की समस्याएं हैं, पूरे भारत में ऐसे ऐसे कुछ बातें हो चुकी हैं। तो सरकार नियंत्रण के लिए कुछ ना कुछ उस पर बदलाव कर रही है, कुछ अपने साइबर को थोड़ा एक्टिवेट कर रही है। तो उसके विषय में मैं, हमारे ज्वेलर्स भाई इस मामले में भी थोड़ा सुरक्षित भी हैं, लेकिन एक चिंता का विषय ज़रूर है कि हमारे शहर में 60-70 लोगों के घर पुलिस बैठी है और ये धमकियाँ आ रही है और कोई पुलिस फॉलो नहीं कर पाती। तो देखो थोड़ा चिंता का विषय है। तो मैं प्रशासन को कहूँगा, अपनी तरफ से अपील भी करूँगा, देखो सबकी मेहनत के पैसे हैं, जायज़ रहें और सुरक्षित भी रहें, ये आपको प्रशासन को कदम उठाना पड़ेगा। दीपक वर्मा जी जो है लाइन पार से भी बिलोंग करते रहते ही हैं, और उनके जो है वार्ड के और नगर परिषद के वाइस चेयरमैन पालेराम शर्मा के जो इन दिनों सुर्खियों में हैं, तो जो अविश्वास प्रस्ताव उनकी अब राय है, और ये वार्ड 4 के जो नेता हैं पालेराम शर्मा जी, ये कैसे नेता हैं, इनसे जानेंगे जी। देखो वैसे तो मैं राजनीतिक बयान को ज़्यादा नहीं देता हूँ, मैं बचता हूँ इन बातों से, क्योंकि मैं व्यवसायी आदमी हूँ तो मुझे इन बातों से दूर रहना चाहिए। लेकिन फिर भी व्यक्तिगत मैं अपनी राय दे देता हूँ। पालेराम शर्मा जी, आप निजी मिलान करोगे, मिलोगे उनसे तो बहुत बेहतरीन इंसान हैं, बहुत कार्य करने वाले हों, लेकिन कई बार उत्सुकता किसी भी चीज़ के लिए खतरनाक साबित हो जाती है। अब जैसे हमारे शहर में बीजेपी को लाने वाला कोई नहीं था, उस टाइम नरेश कौशिक जी ने मेहनत की, तो मैं आज भी ये मानता हूँ नरेश कौशिक जैसा कद्दावर नेता हमारे शहर में भाजपा में है नहीं। उसके बाद पालेराम शर्मा जी ने भी लाइन पार में बहुत मेहनत की, बहुत सारे काम किए, बहुत जो भी अपना है वो एक छोटे से आदमी के साथ भी चले जाते हैं, कहीं भी कुछ काम होता है मना नहीं करते हैं। तो आज की स्थिति ये है, पहली बात तो हमारे पार्षद भाई भी सारे बहुत मेहनती, मैं निजी जानता हूँ सबको, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी है। 4 साल के बाद आप ये कह रहे हो कि पालेराम शर्मा को बोलने की अकल नहीं है या वो ऐसे धमकियाँ देते। 4 साल में ये बातें नहीं होती है, ये बात पहले साल से ही होनी चाहिए थी। अगर आपने विरोध करना था तो पहले साल करते, दूसरे साल करते, 2.5 साल के बाद करते। अब सिर्फ चुनाव का 1 साल बचा है। अब कल आप गतिरोध उत्पन्न करोगे, इसका परसों इसका फ्लोर टेस्ट होगा, जो भी होगा, मान लो आप पालेराम जी को हटा दोगे तो 6 महीने फिर नया वाइस चेयरमैन ढूंढने में लग जाएंगे, 6 महीने बाद फिर आचार संहिता लग जाएगी। मतलब आप पार्षद भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूँ, आप काम कब करोगे फिर? जब आप इन्हीं राजनीतिक मुद्दों पर लड़ते रहोगे, ये ऐसे राजनीतिक विकट संकट पैदा करते रहोगे कि आज ये हटा दो, कल उसको बना दो, परसों उसको बना दो, तो आपको काम करने का समय कब आएगा? फिर जनता आपको कब समझ पाएगी आपने क्या काम किया है? मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं पालेराम जी को भी ज़्यादा उस बात में नहीं घसीटूंगा, और भाजपा का नेतृत्व जो नरेश कौशिक जी कर सकते थे वो कोई नहीं कर सकता था। नरेश कौशिक जी को गद्दावर नेता मानना ही भाजपा के लिए फ़ायदेमंद है। और रही बात पब्लिक से जुड़ने की, आप लोग मेहनत करते तो आप पब्लिक से, जैसे राजेश जून हमारे नवनिर्वाचित एमएलए हैं, उन्होंने पब्लिक से जो प्रेम किया, जो प्रेम अपना दिखाया, जो वोट पाई हैं, शायद भारतीय हरियाणा के इतिहास में एक निर्दलीय विधायक कोई ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं एक निजी विचार है, आप पब्लिक से जुड़ो। पार्षदों को भी कहता हूँ, आप अपने आप को पार्षद, भैया आप बन गए हो, आप अच्छे व्यक्ति भी हो, मैं तो एक पार्षद को निजी जानता हूँ। आपने किसी से उधार पैसे लेके या किसी की एहसान लेके आप पार्षद नहीं बने हो, पब्लिक का वोट लेके पार्षद बनी, पब्लिक आपसे प्यार करती इसलिए पार्षद बनी हो। तो मैं कहता हूँ 1 साल सिर्फ बचा है, आपको सिर्फ काम करने का विषय है आपका। आप सबसे प्रेम बनाओ, चेयरमैन साहिबा से भी प्रेम बनाओ। और मैं तो कहता हूँ अब ये समय नहीं है, आप 6 महीने बाद फिर पालेराम शर्मा को हटा देंगे, फिर कोई बनेगा, इसी उठापटक में राजनीतिक लोग रोटियां सेकेंगे, आप वार्ड के काम शून्य हो जाएंगे। फिर कल आप चुनाव में आप उतरोगे, फिर आपको परेशानियाँ होंगी, आपसे लोग पूछेंगे आपने किया क्या है।
तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं एक व्यक्तिगत, मेरा विचार है, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मेरा निजी विचार है, इन राजनीतिक दायरों से बचो, पार्षद भाइयों के लिए स्पेशल, और वार्ड में काम कराओ, आपसे बहुत लोग प्यार करते हैं। ये कहते हैं कि वो अच्छा नेता नहीं है, गाली बकता है जो कोई भी आता है, या मतलब कूड़ दिमाग जिसको कहते हैं, कुछ भी अनाप शनाप कह देता है, क्या कहते हैं? देखो, इसमें भी व्यक्तिगत राय है। मैं वार्ड 4 से जुड़ा हुआ हूँ। कई बार आदमी है ना, हमारे हरियाणा की भाषा जो प्रयोग कर लेता है, उसका भी थोड़ा सा कभी कभी नुकसान झेलना पड़ता है। तो पालेराम जी को ना राजनीतिक बयानबाजी करना, कई बार ना वो इतना व्यक्तिगत विचार पेश नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए। राजनीतिक विचार, वो अपना व्यक्तिगत विचार ज़्यादा उड़ेल देते हैं, तो कई बार ना वो समस्या पैदा कर देता है। आज के समय वैसा है नहीं, आप लोगों से ना राजनीतिक बात करोगे तो लोगों को ज़्यादा अच्छे लगोगे। आप सीधी बात करोगे, थोड़ा सा अपना उखड़ापन दिखाओगे, ये तो लोग है ना, देखो मेरे साथ भी ऐसा है, मैं संस्था का प्रधान हूँ, अगर मैं भी बदतमीजी या भेदभाव या ऊंचा आवाज़ बात करूँगा तो मेरे से भी लोग कट जाएंगे, मेरे को भी थोड़ा दिन अपने बाहों पे बिठाएंगे, फिर मुझे मेरे लिए भी विकल्प ढूंढना शुरू कर देंगे। तो मेरे इस बयानबाजी से बचना चाहिए, मेरा निजी व्यक्तिगत विचार ये है। अच्छे नेता तो वही हैं, अच्छे विचारों के भी नेता हैं पालेराम जी, ये कहना है आपका? हाँ, देखो 30 साल से राजनीति में, 40 साल से सक्रिय है राजनीति में, तो एक जीरो घर से उठा हुआ आदमी, जिनके घर में भाई कभी कभी ऐसी समस्या थी, दूध बेच के गुजारा करते थे इनके पिताजी, और कुछ मतलब बहुत गरीबी से उठकर एक अच्छे वाइस चेयरमैन को बहुत छोटी बात नहीं होती। 31 पार्षदों का जब चुनाव होता है ना, 2.25 लाख जनसंख्या में जब एक आदमी को वाइस चेयरमैन बनाया जाता है, तो देखो मैं तो ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बहादुरगढ़ की इकाई को कि इनको भी सबको मिलकर रहना चाहिए। आप जब सारा खेल आप खिला चुके हो और आपने नुकसान बहुत चुके हो, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि एक रास्ता ही बचता है, एक रास्ते पे चलने पे ही सबकी भलाई है। और राजेश जून जो हमारे नवनिर्वाचित विधायक, उन्होंने सबको पटकनी ऐसी दी है, जनता सालों साल ये बात याद। अभी भी शादी की थी, काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे, लाखों की संख्या में। देखो, ताकत दिखाना अलग विषय है, मैं तो ये कहता हूँ प्यार था या ताकत थी? नहीं, सचिन जून देखो छोटा भाई है, मेरा तो निजी व्यक्तिगत तो बहुत भाई, उसका जो वैवाहिक जीवन इतना सुखी हो कि भाई, मैं तो कहता हूँ कि राजनीतिक अलग विषय है, लेकिन परिवार में खुशियाँ रहना अलग विषय। आपके जीवन में सारा जीवन भर खुशियाँ आए, हम तो ये कहते हैं। और जिन लोगों ने प्यार समझा उनको प्यार समझना चाहिए, और जो राजनीतिक या ताकत समझते हैं वो अपने विषय से ताकत समझ सकते हैं। आप एक युवा हैं और जानी मानी संस्था के आप अध्यक्ष हैं, कि आपको नहीं लगता कि आपको राजनीति में आना चाहिए? देखो, राजनीति में सक्रियता तो मैं तो नितिन गडकरी जी का फ़ैन हूँ। नितिन गडकरी जी ने एक बात कही थी कि जब तक आप घर से संपन्न ना हो तब तक आप राजनीति में सेवा नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, मैं इसमें मेरा एक निजी सुझाव भी ये है कि जैसे हम एक छोटी सी नौकरी करने जाते हैं, जैसे हम चपरासी की नौकरी करते हैं, पुलिस की करते हैं, किसी की नौकरी करते हैं, तो हमारा सारे इंटरव्यू टेस्ट होते हैं, उसके बावजूद हमारा मेडिकल भी होता है। तो ये जो है ना, आजकल ये एक ऐसी नौकरी हो गई फ़ायदेमंद, राजनीतिक दल और राजनीति से जुड़ना एक ऐसी फ़ायदेमंद नौकरी है जहाँ आपको कोई टेस्ट नहीं देना, कोई आपको मेडिकल नहीं देना। यहाँ पे ऐसे गैर व्यक्तिगत विचारधारा वाले लोग, जिनको सामाजिकता का पता ही नहीं है, ऐसे बयान देते हैं कि ये जाति ऊंची है, ये ऊंची है, ये नीची है, इस वर्ण के लोग अच्छे हैं, उसके बुरे हैं, और उनका ऐसा जहर भरा हुआ उन लोगों के अंदर, वो राजनीति में सक्रिय हैं। तो मैं तो कहता हूँ सरकार एक मेडिकल टेस्ट इन राजनीतिक लोगों का भी कराए कभी टिकट देने से पहले, कि इन पे कितनी इनकी विचारधारा, महिलाओं के प्रति इनका रवैया कैसा है, इनके आम लोगों के प्रति, सब जातियों के प्रति इनकी भावनाएं कैसी हैं। ऐसी सीटों पे लोग बैठे हैं, जैसे थोड़े दिन पहले किसी कलरक का बयान आया था कि फलाना जाति को तो बोला इसको तो मारना चाहिए, पीटना चाहिए। अरे ऐसी बड़ी सीटों पर ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी दिमागों में जातियों के प्रति जहर भरा है। तो मैं राजनीति में सक्रिय होने का, तो अगर ये लोग, हमारे पुराने वाले लोग अगर काम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई नया चेहरा तो सामने आना ही पड़ेगा। तो हमारा तो सोचना ये है, जो जिस वार्ड में, जिस शहर में आपका पुराना नेता काम नहीं करता, आपके पुराने लोग काम नहीं कर रहे, वहाँ युवा सामने आए। जैसे अभी 24 साल की लड़की, सिर्फ 24 साल की लड़की रीमा सोनी ने अभी उकलाना का चेयरमैन का चुनाव जीता है, तो मैं तो बधाई देता हूँ उस बहन को, जो इतनी छोटी सी उम्र में उसने ये दिखा दिया। और आम लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने
एक एक बच्चे पे एक अपना विश्वास जताया। तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो सक्रिय राजनीति में भी ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन सेवा भाव से आएंगे, पैसे कमाने वाले भाव से, तलवे चाटने वाले भाव से बिल्कुल नहीं आएंगे। बहादुरगढ़ ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रधान जो हैं दीपक कुमार वर्मा जी, जो आज हमने बात की, बहुत अच्छा लगा उनके निजी विचार जानकर। आपको कैसा लगा, क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार।